तो लास्ट लेक्चर में हमने सर्विसेज को क्रिएट किया था, जहां सुपर क्वाइन को क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रीड के मेथड्स क्रिएट किए। आज हम फ्रंट एंड यानी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे हमारी वेब एप्लीकेशन को हमारे माइक्रो सर्विस के साथ। बट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको कोडिंग, स्किल, ट्रेनिंग, जॉब एंड इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। और अब हमारा मोस्टली माइक्रो सर्विस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो अगर आपको माइक्रो सर्विस स्टार्टिंग से समझनी है तो आप हमारी डे 1 की वीडियो से प्रेफर कर सकते हो। और हाँ, आज की हमारी इस वीडियो से आपको वेब एप्लीकेशन को एपीआई के साथ किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं इसको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतर समझते हैं। यहाँ मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ फ्रंट एंड नाम से, जिसमें एक वेब कंसोल क्रिएट करूँ। इसके लिए मैं सिंपल ऐड पे क्लिक करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, देन मैं ASP.NET Core वेब सर्च करता हूँ। अब मुझे एक MVC टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप देख सकते हो कि MVC टाइप का प्रोजेक्ट हमारे इधर शो कर रहा है। अब MVC टाइप के 2 प्रोजेक्ट शो कर रहे हैं, बट दूसरा F# इस लैंग्वेज स्पेसिफाइड है और हमको काम करना है C# पे। इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं और प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं। प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ onlineproduct.web और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो तो मैं यहाँ पे देता हूँ onlineproduct.web। नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे फ्रेमवर्क 8.0 सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने देते हैं और इसे क्रिएट। हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि हमारे एक सॉल्यूशन में फ्रंट एंड और सर्विस है। इसके बाद हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वीडियो को क्रिएट करेंगे। किसी भी एपीआई को कंज्यूम करने के लिए जो मेनली इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे HTTP वर्ब्स। हम जानते हैं हर मेथड एक डिफरेंट वर्ब्स के अकॉर्डिंग क्रिएट हुआ है, लाइक HTTP पोस्ट, गेट, पुट और डिलीट। हमने हमारी एपीआई के लिए रिस्पॉन्स DTO क्रिएट किया था, जो कि आप देख सकते हो सुपर क्वाइन कंट्रोलर में भी हमने यूज किया था रिस्पॉन्स DTO। सो विद द हेल्प ऑफ दैट हमने हमारे मेथड्स क्रिएट किए थे। बट हम हमारी वेब एप्लीकेशन को भी हैंडल करने के लिए सिमिलर इसका यूज करें, तो हम जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स DTO मेरा यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया। आप इसका नेम स्पेस अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। रिस्पॉन्स DTO को क्रिएट करने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने सेम रिस्पॉन्स DTO क्रिएट किया था सर्विस के लिए और सेम रिस्पॉन्स DTO हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे वेब एप्लीकेशन में, ऐसा क्यों? आपका क्वेश्चन वैलिड है, बट इसका आंसर सिंपल है। यार देखो कि ये जो एप्लीकेशन है इस प्रोजेक्ट में, तो इसको हैंडल करना बहुत ईजी है, क्योंकि हमारे एक ही सॉल्यूशन के अंदर हमारी एप्लीकेशन भी है और सर्विस भी है। बट लेट्स सपोज कि आपके पास डिफरेंट माइक्रो सर्विस होती है, तो उस समय आप कैसे हैंडल करते हैं? तो उस समय हैंडल करने के लिए हमारी वेब एप्लीकेशन में सबसे बेस्ट भी यही रहता कि रिस्पॉन्स DTO को क्रिएट कर ले। अब रिस्पॉन्स DTO को क्रिएट करने में हमारे जो कॉमन मॉडल्स है उनको शेयर करने में बहुत ईजी रहता है हमारे एप्लीकेशन और सर्विसेज के करस्पॉन्डिंग। सो दिस इज द करेक्ट वे टू क्रिएट रिस्पॉन्स DTO इन योर फ्रंट एंड एप्लीकेशन। हमारी रिस्पॉन्स DTO क्रिएट हो गई है। इसके बाद हम रिक्वेस्ट DTO क्रिएट करेंगे हमारी मॉडल क्लास में। अब हम मॉडल क्लास में एक रिक्वेस्ट DTO क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स DTO हमारे रिस्पॉन्स हैंडल कर रहा है। जो रिक्वेस्ट DTO क्या हो, वो रिक्वेस्ट सेंड करने का काम करे। रिक्वेस्ट DTO हमारी हेल्प करेगा रिक्वेस्ट को सेंड कर। कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टीज API टाइप की, तो मैं यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग API टाइप रखता हूँ, पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लाइक URL, इस API टाइप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू गेट असाइन कर देते हैं। देन मैं दूसरी प्रॉपर्टी सेट करता हूँ जो कि URL टाइप की रखता हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी मैं रखता हूँ डेटा। चौथी रखता हूँ एक्सेस टोकन। ओके, सो दीज आर दी प्रॉपर्टी फॉर सेंडिंग टू रिक्वेस्ट टू वेब API। तो वेब API जब भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो API का टाइप रखेगा, उसका URL रखेगा, क्या डेटा भेज रहा है और किस प्रकार के उसके एक्सेस टोकन। सो ये था हमारा रिक्वेस्ट DTO के प्रॉपर्टीज। डेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेंगे। बट पहले क्लास क्रिएट, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हम यूटिलिटी नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं
तो मैं यहाँ पे एक यूटिलिटी नाम से फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें क्लास क्रिएट कर लेता हूँ स्टैटिक डिटेल नाम से। सो मैं सिंपल ऐड करता हूँ एक क्लास, इसका नाम रखता हूँ SD, इट मीन्स स्टैटिक डिटेल। तो पहले API टाइप में का एक इनम क्रिएट करेंगे हमारे स्टैटिक डिटेल्स में। सो विद द हेल्प ऑफ API टाइप एनुमरेशन वी हैंडल दी API टाइप्स। सो और वही सेम API टाइप हम हमारे रिक्वेस्ट वीडियो में भी पास करेंगे। तो अभी आपने देखा था कि हमने API टाइप की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करी थी गेट, बट हम उसके बाद इस API टाइप के एनुमरेशन के बाद उस एनुमरेशन की मदद से गेट को कॉल कराएंगे। ओके, सो हमने हमारे API टाइप को क्रिएट कर लिया जिसके अंदर मैं गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट पास कर देता हूँ। इस ट्रेस को रिमूव कर देते हैं। सो अभी हमारे पास API टाइप में 4 प्रॉपर्टीज सेट है, लाइक गेट है, पोस्ट है, पुट है और डिलीट है। अब इस API टाइप का यूज़ कर लेते हैं हमारे रिक्वेस्ट DTO में। यहाँ पर मैंने API टाइप पास कर दिया है। इक्वल टू जो असाइंड वैल्यू उसकी जगह हम रखते हैं API टाइप डॉट गेट। तो आप देखो यहाँ पे एरर आ रही है हमारे गेट पे, जो कि बोला है रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ UTF-16 कोड बिट्स। अब हमको क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हमने गेट पास किया था और पहली चीज़ हमारी API टाइप में गेट ही है, पहली प्रॉपर्टी। तो सिंपल इसको रखते हैं API टाइप डॉट गेट। आई होप अब हमारा मैथड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, हमारा रिक्वेस्ट वीडियो क्रिएट हो चुका है और ये बहुत सही दिख रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप, इसको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मैं सर्विस और इंटरफेस क्रिएट करूँगा। सो मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ सर्विस के नाम से और इसके अंदर एक सब फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ आई सर्विस के नाम से। चलिए मैंने फ्रंट एंड में क्रिएट कर दिया, ये मेरे वेब प्रोजेक्ट में मेरे को क्रिएट करना है। इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं और क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं सर्विस नाम का प्रोजेक्ट फोल्डर। इसके अंदर एक सब फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं आई सर्विस नाम। तो सबसे पहले मैं मेरे आई सर्विस में एक इंटरफेस क्रिएट करूँगा बेस सर्विस। सिंपल मैं अपने आई सर्विस पर राइट क्लिक करता हूँ और ग्लास पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर इंटरफेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं बेस सर्विस के नाम से। हम बेस सर्विस इंटरफेस क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम एक सेंड एसिंग मेथड को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम पैरामीटर एज अ रिक्वेस्ट DTO पास करें। तो मैं सिंपल यहाँ पे सेंड एसिंग लिखता हूँ, देन इसके अंदर रिक्वेस्ट DTO पैरामीटर सेट कर देता हूँ और इसका रिक्वेस्ट DTO पैरामीटर सेट कर दिया। रिक्वेस्ट DTO पैरामीटर आपको याद है जो हमने अभी क्रिएट किया है। अब यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए ये कैसे पता चले? अगर आपको याद है तो हमने एक रिस्पॉन्स DTO बनाया था, वही रिस्पॉन्स DTO का यूज़ कर लेते हैं जिसमें सारे रिस्पॉन्स हमारे अलाइंड है। अब इस सेंड एसिंग को हम एसिंक्रोनस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टास्क यूज़ कर लिया है। अब हमारा इंटरफेस क्रिएट हो चुका है हमारे सेंड एसिंग के नाम से। हमको अब हमारा मेन टारगेट है, हमको हमारा इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने सेंड एसिंग नाम का एक मेथड क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने एक रिक्वेस्ट DTO पास किया। अब इसका मैंने एक सर्विस क्लास क्रिएट कर लिया है। या आप देख सकते हो कि मैंने इंटरफेस इम्प्लीमेंट भी कर लिया। तो इंटरफेस पे इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से मेथड लिख के आ रहा है। अब देखो बेस सर्विस में हम यहाँ पे हमारी API कॉल कराने के लिए हम HTTP क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम HTTP क्लाइंट पास कर लेते हैं एज पर हमारे नए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर HTTP क्लाइंट फैक्ट्री का यूज़ करते हैं जिससे हम HTTP क्लाइंट कॉल कराने में आसानी रहती है। तो सिंपल मैंने हमारे कंस्ट्रक्टर में भी पास कर दिया और एक प्राइवेट रीड फील्ड दिया था HTTP क्लाइंट फैक्ट्री को, उनको असाइन कर दिया है। यहाँ पर हम सिंपली फोकस क्या कर रहे हैं? आप सिंपली फोकस कर रहे हैं हमारी API कॉल के मेथड को क्रिएट करने के लिए यूजिंग क्लाइंट फैक्ट्री। तो आप देख सकते हो कि यूजिंग क्लाइंट फैक्ट्री मैंने HTTP क्लाइंट यूज़ किया ही था। हम जब हमारी API को कॉल करेंगे उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे? HTTP रिक्वेस्ट मैसेज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक HTTP क्लाइंट कॉल करा लेता हूँ जिसमें मैं क्रिएट क्लाइंट नाम का मैथड क्रिएट कर रहा हूँ या फंक्शन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्रिएट क्लाइंट मैथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम कोई भी नाम पास कर सकते हैं। सो लेट सपोज कि हम यहाँ पे पास कर देते हैं हमारी कूपन API। देन हमने जब HTTP क्लाइंट पास कर दिया, अब आपको यूज़ करेंगे HTTP रिक्वेस्ट मैसेज का जिसमें हम कन्फिगर्ड मैसेज प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे सिंपल मैं HTTP रिक्वेस्ट मैसेज लिखता हूँ
मैसेज इक्वल टू न्यू। सो विद द हेल्प ऑफ दैट हम कॉन्फ़िगर मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट है कि हम उसमें एक हेडर पार्ट ऐड करेंगे, मैसेज डॉट मैथड इज इक्वल टू http डॉट पोस्ट, बट हम पहले इस हेडर ऐड करेंगे। सो हम गोइंग टू राइट मैसेज डॉट हेडर्स डॉट ऐड एंड एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अब हम हमारे टोकन के लिए पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज डॉट रिक्वेस्ट URI एंड आप देख सकते हो कि हमारे पास रिक्वेस्ट DTO थी। मैं इक्वल टू न्यू URI एंड इनसाइड ब्रैकेट मैं एक स्ट्रिंग पास करूँगा रिक्वेस्ट DTO डॉट URL। ओके, सो ये मेरा टोकन के लिए है, रिक्वेस्ट URL को कंज्यूम करने के लिए। अब मैं डेटा के लिए क्या करना है मेरे, इन नेक्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ इफ रिक्वेस्ट DTO डॉट डेटा नॉट इक्वल टू नल। अगर ये रिक्वेस्ट DTO डॉट डेटा नल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मैं यहाँ पे एक मैसेज डॉट कॉन्टेंट पास करता हूँ। मैसेज डॉट कॉन्टेंट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग कॉन्टेंट रिक्वेस्ट DTO डॉट डेटा। मेरे यहाँ पर सेंड एसिंग के मैसेज के लिए अब मुझे इस कंटेंट को सीरियलाइज करवाना है, तो मैं जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज का यूज़ करूँगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैं मेरे रिक्वेस्ट DTO को पास करूँगा, रिक्वेस्ट DTO डॉट डेटा। जेसन कन्वर्ट के एरर आ रही है, इसका नेम स्पेस न्यूटन सॉफ्ट जिस पास करना होता है हमको। तो देखते हैं वो क्यों एरर आ रही है। यूजिंग न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन आपको पास करना होता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे पास करता हूँ यूजिंग सिस्टम। ओके, एक बार पोटेंशियल फिक्सेस करते हैं। अगर यहाँ पे एरर आए तो यही से इसको हैंडल कर लेंगे। मे बी ओके, हमने यहाँ पर हमारा जेसन कन्वर्ट के लिए न्यूटन सॉफ्ट जेसन यूज़ किया था, न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन नेम स्पेस कॉल कराया था। देन हमारे रिक्वेस्ट DTO डेटा को पास करवाया था और इनकोडिंग डॉट UDF8 और एप्लीकेशन स्लैश जेसन पास किया। देन हमने हमारे HTTP रिस्पॉन्स मैसेज को कॉल किया था जिसमें हमने API रिस्पॉन्स को डेल सेट किया। अब हम यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट लगा रहे हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट DTO और API टाइप किस प्रकार का है। एज पर API टाइप हम हमारे मैथड्स को के केसेस को स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज हमारा अगर API टाइप डॉट पोस्ट है तो हम मैसेज डॉट मैथड इज इक्वल टू HTTP मैथड डॉट पोस्ट यूज़ कर लेंगे। सिमिलर हम यहाँ पर गेट के लिए, पुट के लिए, डिलीट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमने हमारा सिंपल हम इस मैथड को चेंज कर लेते हैं। अब इसको लेते हैं पुट, देन नेक्स्ट रखेंगे, इसको भी पुट चेंज कर लेते हैं। देन इसके बाद हम डिलीट, इसको डिलीट चेंज करते हैं, HTTP मैथड डॉट डिलीट सेट करते हैं। देन हमारा ब्रेक है। अब डिफ़ॉल्ट में क्या, डिफ़ॉल्ट में हम आप जानते हो हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है गेट, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट में एज गेट पास कर लेते हैं। देन API रिस्पॉन्स पे हम यूज़ करते हैं अभी क्लाइंट डॉट सेंड एसिंग। अब इस सेंड एसिंग के अंदर हम हमारे मैसेज को कॉल करा लेंगे। ओके, इनसाइड हम हमारे मैसेज को भेज देंगे। तो आप जानते हो कि जब हम कॉल कर रहे हैं, API कॉल बना रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम HTTP रिक्वेस्ट मैसेज का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम कॉन्फ़िगर्ड मैसेज को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड मैसेज सेट कर दिया है। देन अब हम फिर से एक स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे API रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड के लिए। अब इस स्टेटस कोड के अंदर हम स्टेटस कोड किस प्रकार से हैंडल करेंगे वो चीज़ देखने जा रहे हैं। यहाँ मैं सिंपली हमारे स्टेटस कोड को हैंडल कर लेता हूँ हमारे स्विच कीज के थ्रू। तो मैं पहला केस लगाता हूँ जिसमें मैं मैसेज सेट करता हूँ फॉर नॉट फाउंड, इस सक्सेस को फॉल्स सेट करते हैं। मैसेज में हम नॉट फाउंड सेट कर ले, मैसेज में नॉट फाउंड सेट कर लिया। देन इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
और मैं चेंज कर लेता हूँ फॉरबिडन अनऑथराइज के लिए। देन चेंज करूँगा इंटरनल सर्वर एरर, एज इट इज मैसेज भी सेट कर लेते हैं। सो फॉर नॉट फाउंड फॉर फॉरबिडन इसको एक्सेस डिनाइड मैसेज देते हैं। यहाँ पे सेमी कॉलन, इनको डबल कोलन भी चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने कोलन भी चेंज कर लिया और हमारे मैसेज भी सेट कर लिए। अब एक डिफ़ॉल्ट में हम डिफ़ॉल्ट भी सेट कर लेते हैं। हम डिफ़ॉल्ट में क्या चाहते हैं वो भी सेट कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए हम पहले यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर, डिफ़ॉल्ट के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं API कंटेंट के नाम से, जिसमें हम इस API रिस्पॉन्स को रीड करेंगे। सो हम सबसे पहले और इसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं API रिस्पॉन्स DTU। यहाँ पर मैं सिंपल इस API कंटेंट को डीसेरियलाइज कर रहा हूँ। देन मैं इसी API रिस्पॉन्स DTU को रिटर्न भी करूँ। सो मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर लेता हूँ। इस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन पे से रिटर्न कर लेते हैं रिटर्न API रिस्पॉन्स DTU। तो आप समझ सकते हो कि सबसे पहले मैंने हमारे API कंटेंट के थ्रू उसको रीड किया, देन मैंने इसको डीसीरियलाइज किया। अब हमारा मेथड कंप्लीट हो चुका है, बट हम इसको एक्सेप्शन हैंडल करवाना है आपको हमारे इस मेथड के लिए। तो मैं इसके लिए ट्राई और कैच का यूज़ करता हूँ। देन मैं रिस्पॉन्स DTU की मदद से मेरे इस सक्सेस को फॉल्स सेट कर लूँगा और मैसेज सेट कर लूँगा। मेरे जो भी एक्सेप्शन आती है उसको एज एन मैसेज में सेट कर लूँगा। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ where DTU is equal to new response DTU। देन इफ मैसेज में सेट कर लेता हूँ ex.message .toString। देन इस सक्सेस सेट करते हैं एज अ फॉल्स और रिटर्न कर लेंगे इसी DTU। अगर आप देखोगे मैं इसको रिटर्न नहीं कराऊंगा तो अभी मेरे सेंड एसिंग पे एरर आएगी मैथड फंक्शन के नाम पे। तो ऊपर चल के दिखा देता हूँ मैं, सेंड एसिंग में अभी भी एरर शो कर रही है। तो इट मीन्स हमको इसका रिटर्न करना होगा, आपको रिटर्न टाइप सेंड करना होगा। रिटर्न में हम भेजेंगे DTU। तो मैंने रिटर्न करवा लिया DTU। अब इसके बाद हम हमारे एक इंटरफेस को क्रिएट करेंगे, जिसमें मैं इंटरफेस क्रिएट करूँगा गेट के लिए, क्रिएट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, गेट बाय ID के लिए। सो सिमिलर हमारा सेंड एसिंग का मेथड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका और ये सही दिख रहा है। अब हम हमारे AI सर्विस के अंदर एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं AI सुपरकॉइन सर्विस के लिए। तो मैंने सिंपल मेरे AI सर्विस के अंदर एक इंटरफेस क्रिएट करने जा रहा हूँ। ओके, इसका नाम AI सुपरकॉइन DTU रह गया, बट मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। इसका नाम हम रखते हैं AI सुपरकॉइन सर्विस और इसके नाम को करेक्ट कर लेते हैं। देन हमको सुपरकॉइन DTU की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब से हम हमारे मॉडल क्लास में एक मॉडल क्रिएट करेंगे सुपरकॉइन DTU के नाम से। बट सुपरकॉइन DTU हमने ऑलरेडी हमारे सर्विस में क्रिएट किया। जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं तीन ही कॉलम की रिक्वायरमेंट हमारे मॉडल क्लास में भी चाहिए होगी, हमारे वेब के मॉडल। तो इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप नेम स्पेस का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरा अभी नेम स्पेस सर्विस का आ रहा है, लेकिन मुझे वेब प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो मैं नेम स्पेस चेंज कर लेता हूँ। तो रिक्वेस्ट DTU पे मैंने कॉपी किया नेम स्पेस और सेम नेम स्पेस यहाँ पे पेस्ट कर। सो चलते हैं हमारे AI सुपरकॉइन सर्विस की तरफ। नेम स्पेस को करेक्ट करने के बाद हम चलते हैं हमारे AI सुपरकॉइन सर्विस की तरफ। हमने AI सुपरकॉइन सर्विस में हमारे इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सो इंटरफेस हमारे लाइक होंगे गेट का होगा, क्रिएट का होगा, अपडेट का होगा और डिलीट का होगा। इसके लिए चलते हैं फिर से हमारे AI सुपरकॉइन सर्विस में क्रिएट करते हैं हमारे इंटरफेस। तो मैं इसको एसिंक्रोनस क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैं टास्क यूज़ करता हूँ। देन मैं नेमिंग कन्वेंशन के लिए भी एसिंक कीवर्ड यूज़ करूँगा। सो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ, क्रिएट करता हूँ गेट सुपरकॉइन के लिए, देन गेट ऑल कॉइन के लिए, देन मैं क्रिएट के लिए यूज़ करूँगा। यहाँ पे इसके नेमिंग कन्वेंशन में एसिंक ऐड कर दे रहे। तो आप देख सकते हो गेट ऑल के लिए मुझे कोई पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो मैं इस पैरामीटर को रिमूव कर लेता हूँ। अगले का नाम चेंज करता हूँ क्रिएट सुपरकॉइन असिंक, देन डिलीट के लिए, बट यहाँ पे सुपरकॉइन DTU एज अ पैरामीटर पास करेंगे और अपडेट में भी सेम सुपरकॉइन DTU एज अ पैरामीटर पास करेंगे। सो उसे कॉपी कर लेते हैं एंड अपडेट में भी पेस्ट कर लेते हैं। अब यार यहाँ पर मैं एक और क्रिएट करता हूँ डिलीट के लिए, तो मैंने डिलीट के लिए भी क्रिएट कर दिया।
अच्छा, अब हम हमारे एपीआई के यूआरएल को किस प्रकार से हैंडल करेंगे। एपीआई को यूआरएल को हैंडल करने के लिए हम चाहे तो सिंपल हमारे program.cs में जो हमारी स्टार्टअप क्लास है वहाँ पर स्टैटिकली टाइप कर सकते हैं कूपन एपीआई का बेस सर्विस को। जिस बेस कूपन एपीआई के बेस में हम हमारी यूआरएल को रजिस्टर को सेंड करेंगे, बट हम एक आइडियल कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। सो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी सुपर कॉइन सर्विस क्रिएट कर लेते हैं और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर में। अब हमको कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर हमें हमारे आई बेस सर्विस को इम्प्लीमेंट करना है या आई बेस सर्विस को इंजेक्ट करना है। बट आई बेस सर्विस में जो हमारे कूपन की एपीआई बेस है वो तो रजिस्टर्ड हुई नहीं है। उसे रजिस्टर करने के लिए हमें program.cs में हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। बट एक आइडियल तरीका यूज़ करते हैं, हार्ड कोडेड नहीं सेट करते, एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं यहाँ पे कूपन एपीआई बेस नाम से। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर ले रहा हूँ कूपन एपीआई बेस। तो अभी आप देखो कि हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। आप सिंपल ऐप सेटिंग में जाते हैं, एक सर्विस यूआरएल सेट कर लेते हैं। तो अभी आप देखोगे कि हम हमारे कूपन एपीआई बेस और सर्विस यूआरएल की वैल्यूज़ को किस प्रकार से सेट करेंगे। सर्विस यूआरएल में हमारे एपीआई का यूआरएल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक और की सेट कर लो कूपन एपीआई नाम से और इसमें हमारे एपीआई की यूआरएल को रजिस्टर कर लो। तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। देन अब हम चलते हैं हमारे program.cs में। अब समझो, हम यहाँ पर हमने आई सुपर कॉइन सर्विस को इम्प्लीमेंट करना था, बट हमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी, हमें बेस सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है, डिलीट हो सकती है, पुट हो सकती है, पैच हो सकती है। अब उसको रजिस्टर करेंगे किसके थ्रू, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। सो हमने आप देखा अपने स्टैटिक डिटेल्स में हमने कूपन एपीआई बेस सेट किया था। अब उस कूपन एपीआई बेस के लिए हम यहाँ पर हमारे कूपन एपीआई बेस के लिए हम हमारे यूआरएल को सेट करने जा रहे हैं। तो हम program.cs में हम उसे सेट कर लेते हैं। बट मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया था और ऑलरेडी हमारे बेस सर्विस में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था enum के ऊपर, ताकि हम उस वेरिएबल पे हमारी वैल्यू को स्टैटिक डिटेल की वैल्यू पे, जो कूपन एपीआई बेस की वैल्यू पे हम यूआरएल को सेट कर सके। तो कूपन एपीआई बेस पे हम अभी हमारे एपीआई के यूआरएल को सेट कर लेते हैं। सो अब आप देख सकते हो कि ये कूपन एपीआई बेस पे हमारे सर्विस यूआरएल पे पड़ी कूपन एपीआई की वैल्यू सेट हो जाएगी। जो भी हमारी ये लोकल होस्ट 7.1 ये सेट हो जाएगी वहाँ पे। इसलिए अच्छा, अभी तक हमने हमारे स्टार्टअप क्लास में इसको रजिस्टर तो किया नहीं है, तो हमने सिंपल यहाँ पे इसको रजिस्टर भी कर लिया। अब हम हमारे program.cs में चलते हैं। तो हमारा ये program.cs जो कि हमारा वेब का program.cs है, आप ध्यान रखिए, उस पर हमें इसी प्रकार से हमारी बेस सर्विस को रजिस्टर करना है। देन बेस सर्विस को रजिस्टर करने के लिए हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन की लॉन्ग टर्म मेथड की जरूरत पड़ेगी, लाइक सिंगलटन, स्कूप, ट्रांजिएंट। सो हम चलते हैं फिर से हमारे program.cs में। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एज इट इज हमने क्लाइंट फैक्ट्री यूज़ किया था, क्लाइंट फैक्ट्री को भी रजिस्टर नहीं किया है। तो इन सबको रजिस्टर कर लेते हैं, हमारी बेस सर्विस को, हमारी क्लाइंट फैक्ट्री को। तो सबसे पहले मैं क्लाइंट फैक्ट्री को रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ builder.services.add http contact accessor, देन ऐड करता हूँ http क्लाइंट। और अभी हमारा http क्लाइंट रजिस्टर हो गया है विद द हेल्प ऑफ builder.services.add http क्लाइंट एंड .add http क्लाइंट। इसके अंदर मैं भेजूंगा मेरे http क्लाइंट के लिए मैंने जो भी यूज़ किया था आई सुपर कॉइन सर्विस को, देन सुपर कॉइन सर्विस। सो अभी हमारे पास हमारा ऐड http क्लाइंट ऐड हो चुका है और हमारे कूपन एपीआई बेस पे हमारी सर्विस यूआरएल की कूपन एपीआई पे जो भी यूआरएल है वो सेट हो चुकी है। देन हम सेट कर लेते हैं हमारे बेस सर्विस को। सो अभी आप देख सकते हो कि हमारे बेस सर्विस को हमें सेट करना है। तो program.cs पे आते हैं। program.cs पे हम बेस सर्विस को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद हम हमारी आई सुपर कॉइन सर्विस को रजिस्टर करेंगे। तो हम लिखते हैं ऐड builder.services.add scope और सेम इस पे हमारे आई बेस सर्विस यूज़ कर लेते हैं। इसका नाम चेंज कर लेते हैं आई बेस सर्विस और बेस सर्विस क्लास का नाम भी रजिस्टर कर लिया। तो इंटरफेस और क्लास दोनों को रजिस्टर कर दिया है। अब हमारा program.cs परफेक्टली क्रिएट हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि हमने सबसे पहले हमारे सुपर कॉइन को इम्प्लीमेंट करना था। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे पास बेस सर्विस, क्योंकि हमारे पास बेस सर्विस किसी भी तरह की रिक्वेस्ट हो सकती थी। वो हो सकती थी पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच। तो हमने सिंपल बेस सर्विस को इंजेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन
और इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमने हमारी सर्विसेज को रजिस्टर कर लिया हमारे program.cs यानी स्टार्टअप क्लास में। तो अभी हमारे बाकी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिंपल हमारे मेथड्स को क्रिएट करते हैं और इसके बाद हम वेब पेजेस को क्रिएट करके देखेंगे। सेंड एसिंग को कॉल कर, सेंड एसिंग यूज कर रहा है रिक्वेस्ट डीटीओ का। रिक्वेस्ट डीटीओ ऑब्जेक्ट पे हम कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे लाइक एपीआई टाइप। तो एपीआई टाइप के लिए हम गेट यूज कर रहे हैं। देन हम यूआरएल सेट करेंगे। यूआरएल के लिए हम हमारे ht.coupon API बेस को यूज करेंगे। तो coupon API बेस में हमारे API के यूआरएल को ऑलरेडी सेट किया हुआ है। इसके साथ हम हमारे API के राउट पाथ को कॉन्केट करेंगे। आप राउट पाथ को ऐप सेटिंग में भी कॉन्केट कर सकते हो /API को, बट मैं /API को मेरे सर्विस में कॉन्केट कर रहा हूँ। सो मैं /API/ और सुपर क्वाइन जो कि हमारा सर्विस में कंट्रोलर क्रिएट हुआ था उसको कॉल कर लेता हूँ। एज इट इज हमारा ये यूआरएल सेट हो जाएगा हमारे गेट ऑल कूपन एसिंग के। सो ये मेथड, ये सर्विस परफेक्ट दिख रही है। सिमिलर हम अदर मेथड्स, अदर इंटरफेसेस के लिए भी लिखेंगे। तो सेम टू सेम हम उसको कॉपी कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं हमारे अदर सर्विस के इम्प्लीमेंटेशन में भी। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। देन मैं आता हूँ गेट सुपर क्वाइन एसिंग में, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। गेट सुपर क्वाइन एसिंग पे हमको गेट बाई कोड के थ्रू हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है गेट करना है। तो मैं यहाँ पर गेट बाई कोड, आप देख सकते हो मेरी सर्विस में गेट बाई कोड है और पैरामीटर के लिए कोड यूज़ किया जा रहा है। तो वही हम हमारे यूआरएल में भी सेट कर लेते हैं। तो यूआरएल में मैं यहाँ पे डालता हूँ गेट बाई कोड, कॉपी कर लेता हूँ और गेट बाई कोड / अब यहाँ पर प्लस का सिंबल लेते हैं और इसको सुपर कूपन कोड या सुपर क्वाइन कोड, इस पैरामीटर का नाम चेंज कर लेते हैं सुपर क्वाइन कोड, और सेव टू सेम इसको पेस्ट कर देते हैं नीचे। तो हमारा एक और इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट हो चुका है। सेम टू सेम इसको कॉपी कर लेते हैं और गेट बाई आईडी के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब आप देखो गेट बाई आईडी में सिंपल हमारे पास पैरामीटराइज आईडी है। आपको बस गेट बाई कोड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी मेथड के नेम सेम है, बस पैरामीटर एक पैरामीटराइज है और एक पैरामीटराइज नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपल आईडी पास कर देते हैं। इसे कॉपी करके हम अपडेट के लिए भी यूज़ कर लेंगे और हम इसके थ्रू हम क्रिएट का मेथड भी डिलीट के लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो हम पहले डिलीट को क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब डिलीट में भी आप देखोगे कि पैरामीटर में हमारे पास इंटीजर आईडी पास हो रही है। सो यही इंटीजर आईडी इसका मतलब हमें केवल एपीआई का टाइप चेंज करना है। हम आते हैं हमारे सर्विस में और वहाँ पर हम हमारे एपीआई के टाइप को चेंज कर लेंगे। एपीआई का टाइप डिलीट है तो डिलीट को यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हमें पैरामीटर को सेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास डिलीट में ऑलरेडी पैरामीटर सेट है। हम यहाँ पे एपीआई टाइप चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एपीआई के टाइप को चेंज कर लिया है, उसका नाम डिलीट रख दिया है। अब इसके साथ मैं क्रिएट के सर्विस को क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो इसके लिए मैं हमारे पास जैसे हमारे एपीआई में फ्रॉम बॉडी यूज़ हुई है, तो आपको बस यहाँ पे सुपर क्वाइन की डीटीओ को पास करना है, मतलब मॉडल के थ्रू हमारा काम बन जाएगा। सो हम क्या करते हैं, हम सिंपल आते हैं हमारे सुपर क्वाइन सर्विस में। सुपर क्वाइन सर्विस में पूरे रिटर्न टाइप को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, एपीआई टाइप चेंज कर लेते हैं। डेटा में अब हम, आपको याद होगा डेटा की वैल्यू मैंने एज एन ऑब्जेक्ट सेट करी थी, तो मैं सुपर क्वाइन डीटीओ को यूज़ कर लेता हूँ। मे बी ये एरर शो कर रही है, एरर इसलिए शो कर रही है, मे बी वहाँ पे स्ट्रिंग सेट हो चुकी हो। सो हम एक बार आप पेपर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा अपने सुपर क्वाइन डीटीओ को, अपने रिक्वेस्ट डीटीओ को, और रिक्वेस्ट डीटीओ को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे वहाँ पर स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट है। तो इसका डेटा टाइप है मेनली ऑब्जेक्ट सेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको इम्प्लिसिट कन्वर्जन की एरर आएगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप वहाँ पे सेट कर लिया है, सो मेरी एरर चली गई है। नाउ अब मैं सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ अपडेट के लिए, क्योंकि अपडेट में भी फ्रॉम बॉडी यूज़ हो रही है, बट एपीआई टाइप में पुट यूज़ करता हूँ। सो मेरा सुपर क्वाइन सर्विस कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। हमारे सुपर क्वाइन सर्विस में हमारी इंटरफेस में जो भी मेथड लिखे थे उनके सबके इम्प्लीमेंटेशन हमने सुपर क्वाइन सर्विस में क्रिएट कर लिए है। और आप देख सकते हो कि ये परफेक्ट दिख रहा है। लाइक हमने एपीआई टाइप सेट किया है, यूआरएल सेट किया है, और यूआरएल किस एपीआई को किस कंट्रोलर को हिट करेगा वो भी सेट किया हुआ है। सो इट मीन्स लाइक इट इज़ कम्प्लीटली क्रिएटेड फॉर अस।
अब हमारे सॉल्यूशन में दोनों ही हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब आप देखोगे जब प्रोजेक्ट यहाँ पर मल्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं है, हम यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट को एज अ मल्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और हम उसके बाद हम रन कर सकते हैं। तो हमारा सिमिलर हमारा फ्रंट एंड भी रन करेगा और सिमिलर हमारा सर्विस भी रन करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर दोनों प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है और दोनों को स्टार्ट किया है। अब हम इसको ओके कर लेते हैं। सो हम जब भी रन करेंगे तो हमारा API भी साथ में रन करेगा और हमारे वेब एप्लीकेशन भी साथ में रन करेगा। ओके, आप देख सकते हो हमारी API रन कर चुकी है जिसका हमारा IP है 7.0.1 और दूसरे एंड पे हमारी वेब एप्लीकेशन भी रन कर चुकी है जिसकी IP है 7.1.2। अब हम यहाँ पर इस रेड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हम हॉट रीलोड ऑन फाइल सेव को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके थ्रू हम जब भी कोई एप्लीकेशन में चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारी वेब एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो आप जिनको नहीं पता है कि किस प्रकार से काम करता है तो आप हॉट रीलोड विद फाइल सेव सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप एप्लीकेशन में जो भी चेंज करोगे वो शो करेगी। हम यहाँ पे बूट्स वॉच सर्च करते हैं और कोई भी एक फ्रेमवर्क या टेम्पलेट कह लीजिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर मैं इस टेम्पलेट का यूज़ कर रहा हूँ, इस स्लैट टेम्पलेट का। सो मुझे इसको डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड के लिए आप देखोगे तो टेम्पलेट के नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है। सो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। गो बैक करिए, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से इसको सिंपल डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप इस मिन CSS को ओपन करो। अब मैं नोटपैड पे ओपन कर लेता हूँ और सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद अपने प्रोग्राम में जाइए, अपने प्रोजेक्ट में जाइए और हमारी हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जाइए, वेब ग्रुप में जाइए, CSS को ओपन करिए। CSS में आप देखोगे हमारे पास केवल एक ही CSS लिखी है, वो भी है site.css। इसी प्रकार आप लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप की के अंदर भी डिस्क के अंदर CSS मिलेगी। ये रही हमारी bootstrap.css। जस्ट मैं इसकी जगह इसको पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके जो भी मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब हम दोबारा से हमारे एप्लीकेशन को रीलोड करते हैं तो अभी हमारा ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सो फिर से मैं आता हूँ मेरे प्रोजेक्ट में। मैं मेरे प्रोजेक्ट में आके दोबारा से मैं व्यू ओपन करता हूँ और व्यू पे देखता हूँ मेरे शेयर्ड फोल्डर पे लेआउट। सो अब मेरे को यहाँ पे लेआउट में कुछ चेंजेस करने होंगे। लाइक पहला मैं यहाँ पर जो मेरा बूटस्ट्रैप का जो पाथ था मुझे इसको चेंज करना होगा। सो अभी हमारे जो बूटस्ट्रैप का नाम है वो है bootstrap.css। सो मैं रिमूव करता हूँ bootstrap.min.css को। अब आप देख सकते हो कि ये एज इट इज़ हमारे एप्लीकेशन को सेव करने के बाद शो करने लगा है। नेक्स्ट मैं सर्च मारता हूँ बूटस्ट्रैप 5 को और बूटस्ट्रैप 5 को ओपन करता हूँ। सो हम यहाँ पर सर्च करेंगे हमारे ड्रॉप डाउन नैव बार को, तो मैं नैव बार सर्च करता हूँ। यहाँ पर इस नैव बार पे आते हैं और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम नैव बार से एक ड्रॉप डाउन वीडियो को कॉपी कर लेंगे। सो हम यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के लिए, हमारे नैव बार के लिए एक ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि ड्रॉप डाउन यहाँ पर हमारे बहुत सारे लिस्ट आइटम शो कर रहे हैं। हम किसी भी एक पॉइंट से कॉपी कर लेते हैं। तो मैं आपको सिंपल यहाँ बता देता हूँ कि इस ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन वाले लाई को और UI टैग को, कंप्लीट LI टैग को कॉपी कर लेते हैं और हम हमारे layout.cs HTML में आते हैं और हमारा जहाँ प्राइवेसी एक ड्रॉप डाउन बार शो कर रहा है टॉप मेनू पे, उसके बाद हम हमारे एक और ड्रॉप डाउन जो कॉपी किया इसको पेस्ट कर लें। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एक और मेनू आइटम शो करेगा विद द नेम ऑफ ड्रॉप डाउन। चाहे तो आप एप्लीकेशन सेव करके एक बार फिर से अपने लाइव एप्लीकेशन पे जाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन नाम से एक ऑप्शन शो करते हैं। इसके चलिए इसका कुछ CSS इशू है, इसके CSS के इशू को सॉल्व करते हैं। CSS इशू सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे एप्लीकेशन के हमारे एप्लीकेशन के CSS पार्ट में आएंगे। सो अब आप देख सकते हो layout.cs HTML में हमने एक नया आइटम ड्रॉप डाउन कॉपी पेस्ट किया था। देन हम इस layout.cs HTML में चेंजेस कर चुके हैं। अब इस layout.cs HTML को खोलोगे तो आपको इसका CSS पार्ट शो कर जाएगा।
इस कलर के ऑप्शन को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सो ये कलर का ऑप्शन जैसे ही रिमूव होगा हमारा अब CSS का इशू रिजॉल्व हो जाए। अगर जैसे फिर से इसको पेस्ट कर लोगे तो ये फिर से वही शो करने लगेगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा ब्लू कलर का एज ए URL टाइप का शो कर रहा था वो चला गया। अब ये सिंपल एक ड्रॉप डाउन दिखने लगा। तो अब हम हमारे कंट्रोलर में जाते हैं, कंट्रोलर ऐड करते हैं। मैं एक MVC कंट्रोलर ऐड करता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ सुपर क्वाइन कंट्रोलर नाम से मैंने एक वेब एप्लीकेशन में कंट्रोलर क्रिएट कर दिया है। अब मैं एक इंडेक्स का पेज बनाऊंगा जिस पे मैं मेरे सुपर क्वाइन की लिस्ट को रिफ्लेक्ट करा सकूँ या शो करा सकूँ इन अ टेबल मैनर। तो आपको एक डेटा टेबल टाइप का HTML कंटेंट चाहिए होगा जिसमें हम हमारे रिजल्ट को शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले मैं सुपर क्वाइन कंट्रोलर से का नाम सही करेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं एक मेथड क्रिएट करने जा रहा हूँ मेरे सुपर क्वाइन कंट्रोलर में। इससे पहले मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। अब इस कंस्ट्रक्टर में मेरा क्या रहेगा, सबसे पहले मैं प्राइवेट रीड ओनली फील्ड लेता हूँ मेरे सुपर क्वाइन सर्विस के लिए। सो इन सुपर क्वाइन सर्विस आपने देखा हमारे पास सारी सर्विस लिखी जा चुकी है, इंटरफेस लिखे जा चुके हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी क्रिएट की जा चुकी है। हमें सिंपल इसका यूज़ करना है। मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूँ iActionResult सुपर क्वाइन इंडेक्स इसका नाम दे देता हूँ। इसको एसिंक्रोनस क्रिएट करूँगा, सो मैं यहाँ पे एसिंक लिख लेता हूँ। देन मैं एक लिस्ट टाइप का सुपर क्वाइन DTO लिस्ट टाइप का लेता हूँ, नलेबल सिंबल के साथ लिस्ट, इसका नाम लिस्ट रख देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू। ओके, नाउ रिस्पॉन्स DTO, देन अगेन क्वेश्चन मार्क फॉर नलेबल, इसका नाम रिस्पॉन्स सेट करते हैं इज इक्वल टू अवे। अब हम कॉल कराएंगे हमारे सुपर क्वाइन सर्विस के गेट ऑल कूपन्स असिंक, इस मेथड को कॉल कराते हैं। सो इस मेथड के थ्रू हम चेक करेंगे हमारे रिस्पॉन्स में रिकॉर्ड है कि नहीं है। रिकॉर्ड है तो हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे और या रीडायरेक्ट नहीं करेंगे, देखते हैं हम किस प्रकार से इसको मैनेज करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने कंट्रोलर में हमारे मेथड को लिख लिया है, फंक्शन मेथड को क्रिएट कर लिया है। नाउ अब हम चेक कर रहे हैं रिस्पॉन्स। अब हम इसको डीसीरियलाइज करेंगे। सो डीसीरियलाइज कर रहे हैं हमारे सुपर क्वाइन DTO को, जो भी हमारा लिस्ट टाइप का रिकॉर्ड आएगा तो इसके लिए कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग इनसाइड मेरा रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट रहेगा। सो मैं रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट पास कर देता हूँ, रिटर्न करता हूँ व्यू पे एज एन व्यू, और इसके अंदर हम लिस्ट रिटर्न करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं। इस पर डिबगर लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हमारा मेथड काम कर रहा है। सो इसको रन करके आप देख सकते हो। बट मैं कुछ नेम चेंजेस कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन पे केवल एक ही वैल्यू रखता हूँ और मैं इसका नाम मैनेजमेंट रखता हूँ ड्रॉप डाउन की जगह। सो एंड गिव द नेम टू सुपर क्वाइन। सो सिमिलर मैं यहाँ पे कुछ HTML चेंजेस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ASP कंट्रोलर यूज़ किया है जो कि मेरे कंट्रोलर को कॉल करेगा, सुपर क्वाइन के कंट्रोलर को कॉल करेगा। सो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो मेरा सुपर क्वाइन इंडेक्स हिट करेगा एट दैट टाइम। सो मैं ASP एक्शन में सुपर क्वाइन इंडेक्स का नाम पास कर देता हूँ। ना इसको रन करके देखते हैं। अब मैं मेरे वेब एप्लीकेशन पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो मैनेजमेंट का ड्रॉप डाउन शो करा है जिसके अंदर सुपर क्वाइन का ड्रॉप डाउन। जब मैं इसे क्लिक करूँ तो मेरा कंट्रोलर हिट होना चाहिए। सो मैं सुपर क्वाइन पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो सुपर क्वाइन कंट्रोलर हिट हो रहा है। देन मैं रिस्पॉन्स DTO के अंदर गेट ऑल कूपन्स असिंक पे जाता हूँ, इसे डिबग करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा API टाइप और URL सेट हो चुका था। विद द हेल्प ऑफ बेस सर्विस हमको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पर मैंने लिस्ट को डीसीरियलाइज किया था। अब आप देख सकते हो डीसीरियलाइज के बाद अभी रिजल्ट भी आ रहा है एज ए टेबल मैनर। सो इट मीन्स हमारा कंट्रोलर परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमको इसके लिए व्यू क्रिएट करना है ताकि ये जो भी रिस्पॉन्स हमें API से आ रही है वो हम हमारी एप्लीकेशन में शो कर सकें। इसके लिए मैं एक रीजर व्यू क्रिएट करता हूँ। इसका नाम एज इट इज रख लूँगा जो मैंने कंट्रोलर में दिया हुआ है। कंट्रोलर में आप देख सकते हो सुपर क्वाइन इंडेक्स इसका नाम पड़ा हुआ है। मैं पेज का नाम भी सुपर क्वाइन इंडेक्स रखता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी HTML कोड लिखा हुआ है। अगर आपको HTML कोड गेट करना है तो आप कोड आर्या की वेबसाइट पर जाकर माइक्रो सर्विस वेब पेज HTML पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंडेक्स और क्रिएट दोनों के लिए HTML कंटेंट मिल जाएगा।
आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। सो मैंने जस्ट ये कंप्लीट कोड HTML कंटेंट कोड अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए और वहाँ से गेट करिए। हम हमारे मॉडल्स को कॉल करा लेते हैं तो हमको लिस्ट टाइप का रिजल्ट चाहिए। सो आई एम यूजिंग IEnumerable एंड यहाँ पर मैं अपनी सुपर क्वांट DTO को रखूँगा। देन सुपर क्वांट DTO पे एरर आ रही है, इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम हमारे नेम स्पेस को भी कॉल करा लेते हैं। सो हमने हमारे @using एंड हमारे प्रोजेक्ट का नाम और पाथ का नाम जहाँ पर हमारा सुपर क्वांट DTO है उस नेम स्पेस को रखा। अब हम हमारे टेबल के रिजल्ट को डायनेमिक करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं इसे T हेड और T बॉडी में अरेंज कर लेता हूँ। तो मैं T बॉडी के अंदर फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा। इस फॉर ईच लूप में मैं मेरे मॉडल की मदद से अपने हर एक रिजल्ट को डायनेमिकली टेबल में बाइंड करूँ। सो मैंने यहाँ पर फॉर ईच में यहाँ पर मॉडल चेंज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर हर एक कॉलम की वैल्यू हर एक कॉलम को रखूँगा। सो फर्स्ट मैं रखता हूँ @item.id और सुपर क्वांट कोड कुछ भी रख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने इसे अमाउंट रखा, देन हमने @item रखा, item डॉट सुपर क्वांट कोड, देन हमने यहाँ पर रखा td.@item.id। सो अब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर ईच हमारा टेबल का जो रिजल्ट होगा वो डायनेमिक हो जाएगा, या क्या डिजिट डायनेमिक बाइंड करेगा। हम एप्लीकेशन को एक बार फिर से रन करके देखते हैं। तो अब जब मेरा सुपर क्वांट इंडेक्स रन करेगा तो मैं सुपर क्वांट को रन करता हूँ, मेरा कंट्रोलर रीड कर गया है। अब आप देखो मेरा रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है जो कि सीरियलाइज हो गया है, नीचे डीसीरियलाइज हो रहा है और टेबल में बाइंड भी हो गया है। अब इस टेबल के स्ट्रक्चर को सही करते हैं, कह लीजिए टेबल के CSS को करेक्ट करते हैं। मैंने मेरी वेब एप्लीकेशन में ऑलरेडी टेबल के स्ट्रक्चर को करेक्ट करके आपको दिया है। सो आपको उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बस देखो कि यहाँ पर मैं किस प्रकार से अपनी एप्लीकेशन में इस CSS को करेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने मेरे एक फॉर्म बॉडी को डाउन कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको डायनेमिक कंटेंट पे चेंज करता हूँ। सो मैं इसको डायनेमिक बनाने के लिए मैं पहले डेटा टेबल की हेडिंग का नाम सुपर क्वांट इंडेक्स रख देता हूँ। देन मैं इसकी जो बॉडी का पार्ट है उसको एज इट इज़ डायनेमिक पेस्ट कर दूंगा। सो मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी किया हुआ था, मैं इसको डायनेमिक पेस्ट कर दूंगा। देन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरा डायनेमिक पार्ट जो मैंने बना के रखा था उसको एक टेक्स्ट बॉक्स में रख लिया था। सो मैं सिंपल इसको पहले तो हेडिंग के लिए टेबल की हेडिंग के लिए मैं उसको कॉपी करता हूँ, देन टेबल के बॉडी के लिए भी सिमिलर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप अपनी वेब एप्लीकेशन में जाकर देखोगे तो ये हमारा डायनेमिकली बाइंड हो रहा है और टेबल का व्यू भी करेक्ट आ रहा है, टेबल का व्यू भी सही आ रहा है। हमको हमारे एडिट और डिलीट के बटन्स लगाने हैं। तो फिलहाल मैं स्टार्टिंग में आपको टेबल को बाइंड करके दिखाऊंगा, देन वहाँ पे एक ऐड बटन के थ्रू आप कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो और आप एडिट और डिलीट के थ्रू रिकॉर्ड्स को एडिट और डिलीट भी कर सकते हो। सो लेट्स सी अगेन हम देखते हैं तो हमारा डायनेमिक रिकॉर्ड आ गया है विद एक्शन बटन्स। एक्शन में हमारे पास एडिट डिलीट दिख रहे होंगे। तो सेम हमारे पास एक फॉर्म है जो कि है सुपर क्वांट क्रिएट के लिए। तो मैं सिंपल सुपर क्वांट क्रिएट के लिए भी एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ और इस सुपर क्वांट क्रिएट के फॉर्म के बाद हम वैलिडेशन का भी यूज़ करेंगे। तो आप तो ईजिली हमारी एप्लीकेशन के लिए वैलिडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आप देखो क्योंकि वैलिडेशन में हमारा स्पैन वर्क करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब हमको इस ASP एक्शन के अब मैं देखिए मैनेजमेंट में गया, ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सुपर क्वांट कोड का फॉर्म भी क्रिएट आ गया, सुपर क्वांट को क्रिएट करने का फॉर्म। इस सुपर क्वांट क्रिएट के फॉर्म में हमारे पास वैलिडेशन वर्क कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वैलिडेशन स्क्रिप्ट। तो आप देखो अगर हम क्रिएट पे क्लिक करते तो हमें वैलिडेशन मैसेज भी आ रहा है। सो वैलिडेशन के लिए सिंपल मैंने इस स्क्रिप्ट को कॉल किया और स्पैन यूज़ किया है। ये स्पैन अगर आप कमेंट कर दोगे तो आप देखो इस पॉइंट पे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास वैलिडेशन काम नहीं कर रहा है। दोबारा से एक बार चेक करके देखोगे तो हमारे पास वैलिडेशन मैसेज काम करेगा। अब मैं इस फॉर्म के एक्शन के लिए मैं एक पोस्ट मेथड बनाता हूँ जिसमें मैं सुपर क्वांट DTO एज इन पैरामीटर भेजूंगा।
देन मैं यहाँ पे सुपर कॉइन DTO एज अ पैरामीटर भेजता हूँ। अब सिंपल हमारा काम है, हम एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें मॉडल स्टेट चेक करेंगे ये वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे पोस्ट का। सो मैं इसके लिए सुपर कॉइन DTO एज ए नलेबल और इक्वल टू पे अवेट सुपर कॉइन सर्विस डॉट क्रिएट सुपर कॉइन ऐसे कॉल करता हूँ। अब आप देखो कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने सुपर कॉइन DTO मॉडल ले लिया है। सो मुझे यहाँ पे एरर शो करी, जबकि यहाँ पर आना चाहिए रिस्पॉन्स DTO। सो अब देखो यहाँ पर मेरा सुपर कॉइन सर्विस है, जबकि सब जगह मैंने रिस्पॉन्स DTO ही कॉल किया है और रिस्पॉन्स DTO पे ही मेरा क्रिएट का मेथड भी क्रिएट हुआ है, बना हुआ है। सो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स DTO का नाम चेंज करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स DTO। इसके रिफ्रेश का नाम भी रिस्पॉन्स रख लेता हूँ। तो देखिए मेरी एरर भी चली गई। नाउ अब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और हम एक और इफ कंडीशन लगाते हैं। अगर रिस्पॉन्स हमारा नल है या नॉट नल है और सक्सेस है, तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे हमारे इंडेक्स के पेज को, सुपर कॉइन का जो इंडेक्स है जहाँ पर हमारे सुपर कॉइन के रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पेज का नाम लिख लेते हैं जो हमारे कंट्रोलर में है, सुपर कॉइन इंडेक्स। अब हम नेम ऑफ मेथड का यूज करते हैं और नेम ऑफ मेथड के अंदर सुपर कॉइन इंडेक्स एज एन वैल्यू भेजें एज एन स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स को रिमूव कर देता हूँ। सो हमारा सक्सेसफुली क्रिएट का पोस्ट मेथड क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। अब व्यू में हम सुपर कॉइन DTO को ही रिटर्न करा देते हैं। अब आप देखो मैं इसको रन करके देखता हूँ या मैं इसको चेक करके देखता हूँ। मैं पहले रख कर डालो सुपर कॉइन दिवाली के लिए और अमाउंट डाल दो 1000। तो आप देखो ये मेरा अब URL देखो, URL मेरा अभी भी सक्सेसफुली रन नहीं हुआ है। चाहे तो आप फिर से एक बार कोई भी वैल्यू डाल के इसको डिबग करके देखोगे तो ये फॉर्म को हिट नहीं कर रहा है, फॉर्म का हिट काम नहीं कर रहा है अभी हमारे पास। देखो अभी भी फॉर्म का हिट काम नहीं कर रहा है, जबकि URL में हमारे पास वो वैल्यू कंसिस्ट हो रही है। फॉर्म का हिट काम क्यों नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे विजुअल स्टूडियो में जाते हैं और फॉर्म के पास जाते हैं। सो आप देखोगे कि ऐड बटन पे हमारा फॉर्म का क्रिएट इवेंट काम नहीं कर रहा है, फॉर्म का क्रिएट इवेंट काम नहीं कर रहा है। फॉर्म का क्रिएट इवेंट को वर्क कराने के लिए जहाँ पर अपने फॉर्म टैग लिया है वहाँ पे मैं हमारी कंट्रोलर का एक्शन भी पास कर। सो हम यहाँ पे स्टेप पर लिखते हैं ASP एक्शन इज इक्वल टू हमारा सुपर कॉइन क्रिएट, जो भी हमारा मेथड का नाम है उसको पास करते हैं। अब आप देखोगे कि हमारा क्रिएट का इवेंट काम करेगा। तो आप देख सकते हो कि अभी मेरा डीबगर आ गया है मेरे कंट्रोलर पे और देखो वैल्यू भी सेव हो रही है। इट मीन्स क्रिएट हमारा सक्सेसफुली वर्क कर। अब हम डिलीट के लिए बनाते हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जब मैं डिलीट करूं तो एक डिलीट का फॉर्म ओपन होके आए जिसमें कि सभी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इज इन डिसेबल मोड हो और हम को केवल डिलीट का एक बटन रहे और अब विद द हेल्प ऑफ दैट हम डिलीट कर सकते हैं। पहले तो मैं अभी केवल डिलीट एक्शन पे पर काम कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल एडिट को हटा देता हूँ और यहाँ पर ASP एक्शन सुपर कॉइन डिलीट रखता हूँ और इसका एक राउट सेट करता हूँ ASP राउट, जिसपे मैं अगर आप देखोगे कि हमने सर्विसेज में जो भेजा था तो केवल इंटीजर ID भेजी, तो मैं यहाँ पर ASP राउट में भी ID सेट करता हूँ। सो मैं सिंपल लिखता हूँ ASP राउट देन ID और इक्वल टू इन डबल कोट्स @item.id। ओके, सो ये मेरा ASP राउट ID सेट हो गया है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हम इसको एज ए पॉपअप पोर्ट पे ओपन कर सकते हैं और सुपर कॉइन डिलीट पर हम इस पैरामीटर पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा ये माइंड में यही चल रहा है कि इस प्रकार से हम हमारी ID की वैल्यू हमारे डिलीट इवेंट को भेजेंगे। तो देखिए आप हमारे ID की वैल्यू हमारे डिलीट इवेंट पे आ भी गई है, हमारे डिलीट के कंट्रोलर पे आ भी रही है, बट हमें एरर आ रही है। तो हम एक और काम कर लेते हैं, हम पहले हम कुछ वैलिड कंडीशन यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली अभी जो हमारा हमको यहाँ पे कंडीशन क्रिएट करनी है वो कंडीशन हमारे पास डिलीट इवेंट की बनानी है। अब डिलीट इवेंट पे कंडीशन क्या रहे, सबसे पहले हम रिस्पॉन्स DTO से हमारे गेट कर लेंगे रिजल्ट को, हमारे डिलीट के रिजल्ट को कि किस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं। फिर हम चेक करेंगे रिस्पॉन्स पे अगर नॉट नल है और अगर नहीं है तो उसको डीसेरियलाइज कर लेंगे। तो हम सुपर कॉइन DTO क्वेश्चन मार्क नलेबल साइन है ये,
इसके बाद मॉडल और जेसन डॉट डी से कन्वर्ट डॉट डी सीरियलाइज करेंगे हमारे सुपर कॉइन डीटीओ के जो भी रिजल्ट को विद द हेल्प ऑफ सुपर कॉइन बाई आईडी। तो सुपर कॉइन आईडी बाई आईडी से जो रिजल्ट आएगा उसको डी सीरियलाइज कर, सो यहाँ पे डी सीरियलाइज कर लेंगे और इसे रिटर्न करेंगे इस व्यू में, हमारे डिलीट के व्यू। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे रिटर्न व्यू करते हैं और अंदर मॉडल भेज देते हैं। ओके, अब हम सुपर कॉइन डिलीट के लिए एक पेज क्रिएट करेंगे, जिस पेज में हम सभी फील्ड को डिसेबल्ड मोड में रखेंगे और एक डिलीट का बटन रखेंगे। और अगर लास्ट में रिटर्न कर देंगे नॉट फाउंड, अगर नहीं आता है, व्यू नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम नॉट फाउंड कर देंगे। सो हमारा बेसिकली हमारा एक्सपेक्टेशन है कि विद द हेल्प ऑफ आईडी अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो हम नॉट फाउंड कर देंगे, अदरवाइज रिजल्ट आता है तो उसे डी से रियलाइज कर देंगे। यहाँ मैं सुपर कॉइन डिलीट का एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल क्रिएट का पूरा स्टेटमेंट उठा के डिलीट में पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम डिलीट सुपर कॉइन रख देते हैं। ओके, तो डिलीट सुपर कॉइन रखते हैं, बाकी जितने भी इनपुट टाइप है और जितने वैलिडेशन इनको रिमूव करते हैं। पहले तो वैलिडेशन रिमूव कर दिया, अब इस वैल्यू को चेंज करके डिलीट कर देता हूँ। और बटन सक्सेस है तो इस बटन का क्लास भी चेंज कर दूंगा, डेंजर कर दूंगा, बट बिफोर दैट पहले इसको डिसेबल कर देते हैं। तो सभी इनपुट टाइप को, इनपुट बॉक्स को मैंने डिसेबल कर दिया। अब हम मेनली हमारा क्लास चेंज करेंगे, इसको बटन डेंजर कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि अभी हमने क्लास का सीएसएस चेंज करने जा रहे हैं। तो अर्लियर क्लास का सीएसएस था बटन सक्सेस, तो ग्रीन कलर का बटन आता था, बट अब देखोगे तो रेड कलर का बटन आएगा। सो अब देखो हम डिलीट इवेंट पे क्लिक कर रहे हैं और हमारा सारी की सारी वैल्यू हमारे इस पेज पे चली, पर डिलीट वर्क नहीं कर रहा है। डिलीट क्यों नहीं काम कर रहा है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक बार अपने एप्लीकेशन पे देखो, टाइम लो और देखो। ओके, चलते हम समझते हैं डिलीट इवेंट क्यों नहीं काम कर रहा है। डिलीट इवेंट काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको उसमें हमको अपने मेथड को चेंज करना पड़ेगा डिलीट इवेंट के। तो हम क्या चाह रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो डिलीट हुए। अब डिलीट हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमने डिलीट इवेंट जब हमारी सर्विस में भेजा था तो हमने डिलीट इवेंट भेजा था एज ए राउट। आप चाहे तो देख सकते हो हमारे पास अभी डिलीट इवेंट में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको यहाँ पर एसपी एक्शन का नाम सुपर कॉइन डिलीट रखना है। देन हम अगेन चेक कर लेते हैं हमारा डिलीट इवेंट काम कर रहा है कि नहीं। सो मैं सुपर कॉइन पे जाता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो डिलीट का इवेंट हिट कर रहा है बट डिलीट नहीं होगा रिकॉर्ड। देखिए डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट स्टिल रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। डिलीट रिकॉर्ड इसलिए नहीं हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं करूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे चलते हैं, हम हमारे बेस सर्विस पे देखते हैं कि मैथड अलाउड कर रहा है कि नहीं। अगर मैथड अलाउड नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि ये हमारा जो भी पैरामीटर का रिक्वेस्ट है वो हमारे एपीआई पे जा ही नहीं रहा है। इसके लिए मैं बेस सर्विस पे स्विच स्टेटमेंट के पास डिबगर लगा देता हूँ। ओके, इसे कंटिन्यू करते हैं, डिलीट इवेंट पे कॉल किया। ओके, हम हमारे सेंड एसिंक मैसेज पे मेथड पे आ गए। अब देखो ये केस डिलीट का केस कॉल हुआ। अब हम डिबग करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो आप देखो कि एपीआई रिस्पांस की क्या वैल्यू है। एपीआई रिस्पांस पे मैथड नॉट अलाउड आ रहा है, इट मींस ये मैथड ही नहीं अलाउड कर रहा है। मैथड अलाउड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे राउट प्रॉपर्टी की एरर होगी यहाँ पे, या राउट प्रॉपर्टी की का कोई इशू होगा जिस कारण से ये मैथड अलाउड नहीं कर रहा है। मैथड पैरामीटर सेट नहीं कर पा रहा है। हमने हमारे सुपर कॉइन कंट्रोलर एपीआई के सर्विस के सुपर कॉइन कंट्रोलर से मैच कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पर हमने HTTP डिलीट के लिए राउट नहीं सेट किया है। सिंपल आप राउट कॉपी करो, आईडी इंटीजर, ओके, कॉपी करो और इसको सर्विस में पेस्ट कर दो। तो हम सिंपल यही काम करने जा रहे हैं। हमने हमारी राउट को कॉपी किया और डिलीट के लिए डिलीट की सर्विस में कंट्रोलर में पेस्ट कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम डिलीट कर पा रहे हैं रिकॉर्ड को कि नहीं कर पा रहे हैं। सो ये मेरा एप्लीकेशन रन हो चुका है। मैनेजमेंट पे गया, सुपर कॉइन पे क्लिक किया। अब आप देखोगे कि एपीआई का रिस्पॉन्स क्या है। तो मैं डिलीट करता हूं, डिबगर करते हैं। अब यहाँ पे डिलीट करते हैं इसे। नाउ अब चेक करते हैं हम हमारे बेस सर्विस पे डिलीट पे आए। अब एपीआई रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। अब आप देखो कि मैथड नॉट अलाउड की एरर नहीं आ रही है। इट मींस हमारा अब जो हमारा रिक्वेस्ट है वो करेक्टली रिस्पॉन्स गेट कर।
तो आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। इस डिबगर को हटा के भी देख लेते हैं तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। इट मीन्स हमारा इजिली हम सुपर कॉइन इंडेक्स के वेब फॉर्म पे सुपर कॉइन को गेट कर पा रहे हैं, सुपर कॉइन को क्रिएट कर पा रहे हैं, सुपर कॉइन को डिलीट कर पा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।